विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन और अशोक सुनावणे का नमस्कार। अशोक जी बहुत दिनों बाद विविधा के इस अंक में तशरीफ लाए हैं और श्रोताओं खास तौर पर तशरीफ लाए, बड़ी मनुहार के बाद तशरीफ लाए हैं। और मनीषा जी मैं रोक रहा हूँ इसलिए कि ये बड़ी गौरव की बात होती है। विविधा हमारा इतना पसंदीदा प्रोग्राम है, हमारा अपना भी और हमारे जो श्रोता हैं वो इंतजार करते हैं हफ्ते भर इस कार्यक्रम का, क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को सुनना चाहते हैं और उन यादों से एक बार फिर रूबरू होना चाहते हैं जो कभी हमारा खजाना हुआ करती थी और आज भी हमने सहेज के रखा है हमारे श्रोताओं के लिए ही। हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को आज जब ट्यून कर रहे हैं तो हम उन्हें खास बात बताना चाहते हैं। हाँ भाई, मैं भी सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपने कुछ इशारा तो किया था कि मैं कुछ जानकारी देने वाली हूँ, तो क्या बात है जरा बता दीजिए। तो देखिए हमारे श्रोता इतने दानिशमंद हैं अशोक साहब कि उन्हें खुद ही बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन ये बात हम बताएं क्योंकि आज हमारे लिए भी बहुत खास दिन है। क्योंकि जिस स्टूडियो में विविध भारती के स्टूडियो नंबर 3 में बैठकर इस वक्त मैं और अशोक जी आपसे मुखातिब हैं, ये विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो नाम की एक महान संस्थान का एक यूनिट है। क्या बात है, बात आपने सही मोड़ पर ले आई। जी हाँ, और इस महान संस्थान जिसका नाम ऑल इंडिया रेडियो है, पहले इसे इंडियन स्ट्रीट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के नाम पर जाना जाता था। 1936 8 जून को ये AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम हमारे संस्थान को मिला। आप सोचिए, जून 1923 में रेडियो क्लब बॉम्बे में एक छोटी सी यूनिट के रूप में इस संस्थान ने अपने काम को शुरू किया और आज 80 से भी अधिक वर्ष इसे हमारी जनता की सेवा को करते हुए हो गया। तो हम इस संस्थान की ओर से भी हमारे श्रोताओं को नमन करते हैं और इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमारा आकाशवाणी का ऑल इंडिया रेडियो का ये मोटो है और हम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। DTH के द्वारा भी और लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा भी। हाँ, और हमारे श्रोता ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ रहे हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम इतने सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि मनोरंजन का एक यूनिट है जिसमें स्वस्थ मनोरंजन देना हमारी प्रायोरिटी होती है, हमारी प्राथमिकता होती है अशोक जी। और आज हम इसी स्वस्थ मनोरंजन के साथ और हमारे श्रोताओं के साथ फिर से एक बार यादों के गलियारे में चलते हैं और आज जो खास रिकॉर्डिंग्स लेकर हम आए हैं। अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है पहली ही रिकॉर्डिंग जो मैंने उठाई है वो अशोक जी के भी बहुत प्रिय शायर की है। ये रिकॉर्डिंग श्रोताओं है राजेंद्र कृष्ण साहब की। जी, राजेंद्र कृष्ण साहब जिनका जन्म 6 जून 1919 में जलालपुर में हुआ था दोस्तों। और राजेंद्र कृष्ण साहब की जब बात होती है तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने फिल्म लेखन किया और फिल्म लेखन की हर विधा में महारत हासिल थी राजेंद्र कृष्ण साहब को। उन्होंने कहानी लिखी, उन्होंने मकालमे लिखे यानी स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये सारा लिखा और साथ ही साथ वो उच्च कोटि के गीतकार तो थे ही। उनके गीत तो आज भी जब कानों में गूंजते हैं तो मिसरी घुलती है और भुलाए नहीं भूलते फिल्म जेलर के गीत, फिल्म अदालत के गीत। तो मुझे लगता है कि हम राजेंद्र कृष्ण साहब को याद करते हुए सबसे पहले उनकी सबसे मशहूर गजल जी उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं, बड़ी रोचक सी एक बात, अदालत फिल्म के ये जो 2 गाने, 2 गजलें हैं जो राजेंद्र कृष्ण साहब की बड़ी ही मशहूर मकबूल रही हैं। बात उस दौर की है जब ये फिल्म बन रही थी अदालत यहाँ मुंबई में और राजेंद्र कृष्ण साहब उस वक्त मद्रास में किसी और फिल्म के लिए काम करने गए हुए थे और
सिचुएशन बिल्कुल तैयार थी और शूटिंग का सारा सामान, साजो सामान तैयार था। डायरेक्टर साहब इन्हें याद कर रहे थे कि भाई हमें 2 गाने चाहिए और संगीत इसका बिल्कुल तैयार है, तो आप हमें तुरंत 2 गाने दीजिए वरना आपको फ़िल्म छोड़ना पड़ेगी। अब वो दौर था कि जल्द से जल्द वापस आना मद्रास से मुंबई थोड़ा-सा मुश्किल काम जी, था। जी, जी। तो राजेंद्र किशन साहब की देखिए प्रतिभा के कितने बड़े धनी थे। उन्होंने आश्वासित किया प्रोड्यूसर्स को और संगीतकार को कि आधे घंटे बाद आप हमें फ़ोन कीजिए, आपको 2 गाने मिल जाएँगे। मज़ा ये है कि उन्होंने 20 मिनट के अंतराल में ये 2 ग़ज़लें बाय फ़ोन यानी फ़ोन पर संगीतकार को रिकॉर्ड करवा दी और भेज दी और ये 2 जो ग़ज़लें हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड सा कायम किया है। रिकॉर्ड क्या अशोक जी, मैं तो कहूँगी ये 2 ग़ज़लें माइलस्टोन है इंडियन फ़िल्म सॉन्ग्स का। और मदन मोहन साहब की क्या संगीत रचना और राजेंद्र कृष्ण साहब के क्या बोल। लेकिन इस ग़ज़ल को हम पहले सुनते हैं, उसके बाद हम वो ख़ास रिकॉर्डिंग सुनाएँगे जिसका इंतज़ार हमारे श्रोता करेंगे। कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते, कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया। अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। ये ग़ज़ल अपने आप में इतनी मुकम्मल ग़ज़ल है, इसका हर शेर अपने आप में इतना मुकम्मल है अशोक जी के सुनकर अभी इस वक्त भी रोमांच होता है। अब इसके लिरिसिस्ट महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण साहब का ये इंटरव्यू हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। राजेंद्र कृष्ण साहब से बातचीत की शबी अब्बास जी ने। आइए सुनते हैं। किशन भाई नमस्कार। छोटे जी आपको भी मेरा नमस्कार। ये बताइए कि ये तो कब से शुरू की आपने शायरी? जब हम 5वीं 6ठी जमात में पढ़ते थे जी, वो भी एक कस्बे में, अच्छा, मामूली सा स्कूल था जी। तो रात को अक्सर इम्तहानों के दिनों में हाँ, लालटेन सामने रखकर किताब पढ़ते थे। हाँ। लेकिन दरअसल वो किताब माँ बाप के दिखावे के लिए होती थी। अच्छा, उस किताब के अंदर कोई मैगजीन को रसाला होता था और उसमें हम गजलें, नज़में और अफसाने पढ़ा करते मतलब थे। ये कि ये तरकीब आप आजकल के भी नवयुवकों को सिखाए रहे हैं? जी नहीं, अच्छा मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नक्शे कदम पर कोई और चले। अच्छा। तो उसके बाद जी 15 बरस की उम्र तक जी। तो मैंने अच्छे अच्छे मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया। जी। ये उन दिनों का वाकया है जब मैं शिमले में मुलाजमत कर रहा था। अच्छा। और शिमले में हर साल एक ऐसा ऑल इंडिया मुशायरा होता था, अच्छा, कि जो बरसों लोग नहीं भूलते थे, जिसमें बड़े बड़े यानी पहलवान किस्म के शायर होते थे। अच्छा, अच्छा। हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, उन दिनों तो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, एक ही मुल्क था जी। तो उन मुशायरों में जब मैंने अपनी पहली गजल पढ़ी, अच्छा, तो उस पर कुछ ऐसी दाद मिली, वाह वाह, कि फिर
उसके बाद शायरी का दामन हाथ से छूटा नहीं। अच्छा भाई, तो अब वो जो आपने पहली गजल पढ़ी थी, जिसपे आपको इतनी दाद मिली है और तारीफ हुई है, तो हमारे श्रोताओं को भी अगर कुछ याद हो उसमें का बचा खुचा तो सुना दे तो अच्छा है जी। अरसे की बात है, इसलिए तो थोड़ा बहुत भी कमजोर हो गया है। अच्छा। और वैसे भी फिल्मी गीत लेकर लिखते लिखते आदमी शायरी भूल जाता है। लेकिन फिर भी मुझे एक बड़ा अच्छा मतला याद है। अच्छा। जिस पर मुझे बहुत दाद मिली थी। अच्छा। और वो मतला है जी, अर्ज करता हूँ, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं कि जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। इस शेर पर मुझे झोलियां भर के दाद मिली। वाह वाह। छतें उड़ने लगी। वाह। और मुझ में ये कॉन्फिडेंस सा पैदा हो गया कि मैं अच्छा शेर कह सकता हूँ। जब मैं ये मतलब पढ़ चुका तो मरहूम हजरत जिगर मुरादाबादी जरा देर से मुशायरे में दाखिल हुआ। तो साहिब सदर ने कहा, जिगर साहब आपने एक बहुत अच्छा मतला मिस कर दिया। अच्छा। और मुझसे फरमाया कि आप वो मतला दोबारा जिगर साहब को सुनाइए। तो वही मतला मैंने जिगर साहब को दोबारा सुनाया। अच्छा। और जिगर साहब ने जिस अंदाज से सर हिलाया जी, तो मैं समझा कि ये भी दाद का एक टोकन। हाँ, बिल्कुल। अभी तक कविता में अपनी और शायरी में आपने जीवन के किन पहलुओं को उभारा है? देखिए साहब, ये फिल्म के अलावा भी हो, फिल्म में भी। फिल्म के अलावा तो अब बातें मत पूछिए। अच्छा। अब ज्यादा तौर पर फिल्म की बातें पूछिए। अच्छा। क्योंकि 30-32 बरस से फिल्म ही हमारा ओढ़ना बिछौना है। ठीक ठीक। गीत लिखना, जी हाँ, वजन में भी लिखना, बेवजन में भी लिखना। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है जी कि फिल्म के किसी न किसी गीत में, अच्छा, जैसे फिल्म में 6 या 7 गीत होते हैं जी, उनमें रोमांटिक गीत होते हैं। रस जिसमें श्रृंगार रस होता है। अब उसमें तो हम कोई पैगाम नहीं दे सकते, उसमें तो हमें आशिकाना शायरी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई सिचुएशन, मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, संवाद भी लिखता हूँ, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी निकाल लेता हूँ जहाँ कोई देशभक्ति की बात हो, भजन हो, समाजवाद की बात हो, गजल हो। हर रंग की कोशिश की है मैंने जी। देशभक्ति के लिए मैंने गाने लिखे। अच्छा। सबसे पहले तो मैंने जब हमारे बापू का देहांत हुआ, यानी उनकी हत्या हुई जी, उस वक्त मैंने वो मशहूर ज़मा गाना लिखा, सुनो सुनो या दुनिया वालों बापू की अमर कहानी। वहां से मेरे देशभक्ति के गाने जी मशहूर होने शुरू हो गए। और उसके बाद मैंने मद्रास की एक फिल्म में गाना लिखा जो कई स्कूलों के निसाब वालों ने भी मांगा, लेकिन मैंने दिया नहीं। उस गाने का मुखड़ा मुझे याद है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। वाह वाह। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, इस जैसी प्यारी धरती ऐसा गगन नहीं है। मुझे ये मसला मुकम्मल याद नहीं है, इस वक्त मैंने घड़ लिया। और उसके बाद जी मैंने एक फिल्म थी सिकंदर आजम। और उस वक्त कुछ एक साथी मुल्क के साथ थोड़ी सी चपकलिश थी जी जी। तो उस वक्त मैंने एक गाना लिखा था कि माँ तेरे बच्चे कहीं करो। वाह 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 वाह। और ये तो देशभक्ति के गाने हुए जी। वैसे मैंने नेताजी की अमर कहानी भी लिखी थी। अच्छा। नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी। वाह वाह वाह। वो भी एक फिल्म में थी जी जी। इसके अलावा मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ी धार्मिक चीजें भी अच्छा फिल्मों में आती रहे। अच्छा। चाहे वो इस्लामी रंग की हो, हिंदू रंग की हो। कुछ मुझे भजन याद हैं जी, जैसे कि मेरा बहुत मशहूर भजन है फिल्म खानदान का, बड़ी देर बही नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजबाला। या जैसे कि आप यहाँ गोकुल अष्टमी मनाई जाती है जी, तो गली गली में लोग गाते हैं गोविंदा आला रे गोविंदा आला रे, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला रे। ये गाना भी मेरा ही लिखा हुआ है। और इसके अलावा कन्हैया रे कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। वाह वाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ गाने मेरे ऐसे हैं जो बच्चे बच्चे की जबान पर है। अच्छा, कैसे? जैसे मेरा एक गाना था, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। अच्छा। तुम ही हो बंधु तुम ही सखा हो। अच्छा। ये यूपी के हर स्कूल में प्राइमरी की प्रार्थना है। अच्छा। हर सुबह क्लास शुरू होने से पहले बच्चे कतार में खड़े होकर ये गाना गाते हैं। वाह। और इसके बाद आपने पूछा था कि आपने अपनी शायरी के जरिए समाज को, सोसाइटी को पैगाम भी दिया, तो मैंने कुछ सोशलिज्म के गाने भी लिखे। अच्छा, मसलन जैसे कि आदि तुम खा लो आदि हम खा लें, मिलजुल के जमाने में गुजारा कर लें। वाह वाह वाह। और या ऐसे गाने जो आज के वक्त की जरूरत है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। यानी अपनी
हाजतें कम करो, जरूरतें कम करो, उससे कीमतें गिरेंगी। गिरेंगी, बिल्कुल गिरेंगी। ठीक ठीक। तो किशन भाई अब फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वो आप अभी तक किन किन संगीतकारों के साथ में काम कर चुके हैं? छोटे जी, करीब करीब जो भी इस फिल्म लाइन में आया है, हाँ, उसके साथ भेंट तो सबके साथ होती है। करीब करीब काम भी 90-95% आदमियों के साथ किया। अच्छा, जैसे शुरू में जैसे हुसन लाल भगत राम और सी रामचंद्र जी के साथ मैंने 50 पिक्चरें लिखी। जी जी। फिर हेमंत कुमार के साथ मैंने नागिन जैसी फिल्म लिखी। वाह वाह वाह। और उसके अलावा भी 10-20 फिल्में लिखी। फिर रवि के साथ मैंने 30-40 फिल्में लिखी। नौशाद साहब के साथ इत्तेफाक से एक ही पिक्चर कर चुका हूँ, गवार। फिर हंसराज बहल के साथ कुछ पिक्चरें की, SD बर्मन साहब के साथ की, RD बर्मन के साथ बहुत सी फिल्में की। फिर चित्रगुप्त जी, जिनके साथ मैंने बहुत अच्छी फिल्में लिखी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, जयदेव, रोशन, राजेश रोशन और मदन मोहन। वाह 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 वाह, क्या आपने याद दिला दी। राजेंद्र भाई, हमें मदन मोहन जी के बारे में बताइए। छोटे जी, आपके सवाल पर दिल भर आया। मैं मदन मोहन को बहुत अरसे से जानता हूँ। हाँ, इत्तेफाक से एक बार मैं पूना गया हुआ था जी। वहां मेरे एक दोस्त दत्ता थे। अच्छा। वो उनके मकान पे ठहरे। उस वक्त वो मिलिट्री की वर्दी में मलबूस थे। अच्छा। और मैंने कहा ये नौजवान सा आदमी मिलिट्री की वर्दी में कौन आ गया जी। तो मेरे दोस्त दत्ता साहब ने मेरा तारुफ परिचय कराया जी कि ये मिस्टर मदन मोहन हैं, इनके पिता राय बहादुर चूनी लाल जी बम्बई टाकीज के हिस्सेदार हैं और बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं जी। तो मैंने कहा भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर का लड़का जी और मिलिट्री की वर्दी में। हाँ। तो कहने भाई जरूरी तो नहीं कि प्रोड्यूसर का लड़का प्रोड्यूसर हो। हाँ बिल्कुल ठीक। तो फिर मदन से जरा शाम तक हम घुल मिल गए। छोटे जी उसके बाद फिर वो बम्बई चले आए। अच्छा। और बम्बई उनका घर ही था। हाँ। उनके माता पिता यहाँ मौजूद थे जी। तो एक दिन इत्तेफाक से मेरी बस में उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा। तो संगीतकार वो कब से हुए फिर? मैं समाधि फिल्म के गाने लिखने के लिए फिल्मिस्तान गया। अच्छा। मुझे उनके पिताजी ने बुलवाया। वो लंदन तशरीफ ले जा रहे थे और वो उससे पहले जी कोई गीतकार मुकर्रर करना चाहते थे। ठीक। तब तक मेरी 2-4 फिल्में हिट हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो वहां देखा कि निक्कर और एक बनियान पहने हुए ये साहब भी पहलवान की तरह डटे हुए। अच्छा। यानी मतलब कि मरहूम मदन मोहन मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे यार जी। तो उसी रोज मुझे पता चला जी क्या कि वो SD बर्मन के शागिर्द बनकर उनसे मौसीकी की संगीत की तालीम ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों रफीक गजनवी अच्छा जो उस जमाने के एक मशहूर संगीतकार थे उनसे भी तालीम हासिल की। अच्छा। और फिर आनंद फानन एक दिन पता चला कि वो फुल फ्लेम म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। वाह। अच्छा तो किशन भाई, मदन मोहन जी के संगीत की विशेषता क्या थी जो उन्होंने फिल्मों में दिया? देखिए साहब, हाँ, मदन मोहन जी, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा जी कि वो मेरा दोस्त था जी, मेरा यार था। हाँ। मेरा उनसे नहीं, एक कलाकार के नाते, एक कलाकार के नाते से कहूंगा कि उनका संगीत अपने ही रंग का था। अच्छा। जैसे गजल के वो रसिया थे जी, और गजल का उनका इतना काबू था जी। उसका कारण ये है जी कि वो जिन सोबतों में रहे, अच्छा, वहां उन्हें अच्छी शायरी सुनने का मौका मिला। अच्छा अच्छा। वो अच्छी शायरी के कदरदान थे। वाह। और जब गजल का कोई चुपता हुआ मिसरा या मुखड़ा जिसे कहें फिल्मी जबान में जी उनको पसंद आ जाता था तो फिर वो उसमें डूब जाते थे। किशन भाई, संगीत मतलब गजल सम्राट तो कहे जाते थे फिल्मों के जी, लेकिन वो गीतकार से किस प्रकार काम किया करते थे? जैसे कि आपने भी उनके साथ में लिखा है, उनके काम लेने का तरीका क्या था? मैंने तो 60% फिल्में उनकी लिखी। वो बड़े प्यार से काम लेते थे। अच्छा। मेरे साथ तो कम से कम जब वो गाने के लिए बुलवाते थे कि आओ भाई राजेंद्र आज गाना लिखना है, हाँ, सेटिंग है जी, मैं जाता था तो कहते थे पहले 2-4 हथरम ही खेल लो। अच्छा। और अक्सर वो हारते थे। अच्छा। और उसके बाद कहते आओ काम पे आ जाओ। अच्छा। और फिर काम पे हम मुखड़ा लिख देते थे। 5-10 मिनट में मुखड़ा हो जाता था। और जहां बात उनके दिल में बैठी उन्होंने बाजे पे हाथ फेरा और एक उम्दा सी तर्ज तैयार हो गई। अच्छा राजेंद्र किशन भाई, आप तो उनके चूंकि निकट के दोस्त हैं, तो अब ये बताइए कि स्वभाव से वो कैसे थे? शांत थे या थोड़ा गर्म मिजाज थे? कैसे थे वो? हाँ छोटे जी, हाँ, बड़ा नाजुक सा सवाल आपने पूछा है। हर शख्स में खूबियां और कमजोरियां खामियां होती हैं। हाँ, बतौर इंसान वो बहुत अच्छे आदमी थे।
आवाज सुनकर कैसा लग रहा है ना। मनीषा जी बिल्कुल रोमांचित हो जाते हैं। राजेंद्र किशन साहब के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ। और भी कई बातें हैं। अशोक जी, राजेंद्र कृष्ण साहब के इस इंटरव्यू को सुनते हुए ऐसा लगता है कि ऐसे लोग क्यों चले गए, क्योंकि इन्होंने शायद जाने के बहाने बना लिए थे। अशोक जी, आज तो एक से एक रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। राजेंद्र कृष्ण साहब की बात हमने की और अब मैं एक और बहुत मकबूल शायर का नाम लेना चाहती हूँ, जिनका मध्य प्रदेश में तालों के शहर भोपाल में जन्म हुआ था, असद भोपाली साहब। क्या शायर, और कितना लंबा वक्त उन्होंने और हमारे सुनने वाले जानते हैं कि उनका नाम था असदुल्लाह खान। और असद भोपाली साहब जब याद आए तो बहुत याद आए। आहटे जाग उठी रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। याद तो बहुत आते हैं असद भोपाली साहब जी। और ये भी याद आता है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत, यानी फिल्मों में गीत लिखने का जो सिलसिला है, वो शुरू बहुत पहले से किया था। और यूं लगता है कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही गाने लिखे जो मकबूल होने के लिए थे। तो अशोक जी, जिन्होंने 1949 से लेकर 1993 यानी मैंने प्यार किया जैसी फिल्म तक के लिए गीत लिखे, और उनकी खास रिकॉर्डिंग को हम अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। आइए सुनते हैं असद भोपाली साहब की ये विशेष रिकॉर्डिंग, पेश खिदमत है। गुंचो गुल की कसम, चांद सितारों की कसम, तुम बहारों से भी प्यारे हो बहारों की कसम, एक शायर आपके लिए इससे ज्यादा और क्या कह सकता है। आप लोग मेरे लिखे गीत सुनते आए हैं। मैं फिल्मी जबान में गीतकार हूँ मगर उर्दू जबान का शायर हूँ। इस नाचीज को फजली ब्रदर्स ने अपनी फिल्म दुनिया के गीत लिखने के लिए बुलाया। मैं भोपाल की गली मोहल्ले, दोस्त अहबाब
छोड़कर बम्बई नगरी आया तो फिल्मी दुनिया में भर्ती हो गया और आज तक 2000 गाने लिख चुका हूँ। जी चाहता है कि आपको अपने 2000 गीत सुना डालूं, लेकिन इतनी फुर्सत तो हम दोनों में से किसी के पास नहीं है। मिर्जा गालिब ने तो अपने लिए कहा था कि 100 पुश्त से है पैशे आबा सिपाहगरी, एक शायरी ही जरिए इज्जत नहीं मुझे। लेकिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बुजुर्गों ने असदुल्लाह का नाम रख दिया और इस नाम के जो असरात गालिब साहब पर पड़े थे वो कमोबेश मुझ पर भी हैं। खानदानी पेशा सिपाहगरी है और अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी आप। गीतकारों के लिए अक्सर ये चर्चे हुआ करते हैं कि फुला साहब के पास अब मसाला खत्म हो गया है, अब वो कुछ लिख भी नहीं पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मसाला क्या होता है और कहाँ मिलता है? मुझसे सुनिए। राह चलते एक बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा नजर आए। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो एक हंसमुख हसीना भी नजर आ गई। शायर ने दोनों चेहरों को यकजा किया तो जो कुछ बना वो पेश कर रहा हूँ। पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, फिर ये सितम तन तन के देखना गुरूर से। ओ दीवाने तू क्या जाने, हाँ तू क्या जाने, दिल की बेकरारियां है क्या। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा है, दिलरुबा 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 दिलरुबा। ये हंसते हुए नूरानी चेहरे कैसे कैसे गर्म करते हैं मत पूछिए। बुरा हो वक्त तो सभी खफा से लगते हैं, जो बेवफा नहीं वो बेवफा से लगते हैं। अभी तक तो मैं आपसे इधर उधर की बातें करता रहा, अब आपसे कुछ फिल्मी मगर इल्मी बातें करने को भी जी जाता है। 2 शेर मुलाहिजा कीजिए। ख्वाबों से ख्यालों से सच्चाई बहुत अच्छी, जन्नत से मेरे घर की अंगनाई बहुत अच्छी, एहसास के शीशे पर क्यों धूल चढ़ाते हो, एहसास के शीशे पर क्यों धूल चढ़ाते हो, नादानों की सोहबत से तन्हाई बहुत अच्छी। बात सोहबत की आ गई है तो अब वो भी सुन लीजिए कि गीतकार का ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक़ किन लोगों से होता है। वो होते हैं सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर। और मैं अब तक श्री रामचंद्र, हुस्नलाल भगत राम, पंडित श्याम सुंदर, नौशाद साहब, हंसराज बहल, चित्रगुप्त, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारलाल, कल्याण जी आनंद जी, उषा खन्ना, गणेश और कई नए पुराने म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ इंतहाई दोस्ताना माहौल में काम कर चुका हूँ। ये सभी अपने काम में मुनफरिद हैं। मैंने जो गीत सुनाए वो इन संगीतकारों के एतबार से नहीं बल्कि अपनी पसंद के एतबार से सुनाए हैं। अब जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसका भी एक अजीब वाक़या है। एक सिचुएशन जिस पर मुतअद्दिद मुखड़े और तर्जें बनाई गई और बार बार परेशान हुए कि किस तरह से इस जगह पर गाना रखा जाए। 1 मरतबा 2 मरतबा यहाँ तक कि 15 दिन गुजर गए। अब हम लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए। प्रोड्यूसर लक्ष्मीकांत जी, मैं सब बैठ रहे हैं बराबर और ये सोच रहे हैं कि इसको यहाँ गाना क्या होना चाहिए। आखिर इत्तेफाक से मुझे अपनी एक गज़ल याद आई और वो मैंने पढ़ना शुरू की। हम कश्मकशी गम से गुजर क्यों नहीं जाते, मरना तो बाहर हाल है, मर क्यों नहीं जाते। ये सुनना था कि प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे तो सिर्फ यही गज़ल चाहिए और मेरी सिचुएशन पर यही ज़्यादा मौजूद है। अब लक्ष्मी जी कहने लगे, अरे भाई इसे सुनेगा कौन? उनका आप तो इसी को बना दीजिए। चुनांचे वो गज़ल बन गई और वो इस कदर पसंद की गई और आज तक लोग ये कहते हैं कि साहब इस ज़माने में आपने ये गज़ल कैसे दे दी और किसने गोई के पसंद कर लिया ऐसे। हम कश्मकशे गम से गुजर क्यों नहीं जाते, मरना तो बहर हाल है, मर क्यों नहीं जाते। सहमे हुए अरमान, सिसकते हुए जज्बात, अल्लाह किसी और के घर क्यों नहीं जाते। जिस साज में दम तोड़ चुके गीत वफा के, उस साज के सब तार बिखर क्यों नहीं जाते। जिस सिमत है सरगर्म सफ़र आज ज़माना, हम क्यों कहें तुमसे हम उधर क्यों नहीं जाते। हम कश्मकशे गम से गुजर क्यों नहीं जाते, हम कश्मकशे गम से गुजर
असद बोबारी साहब का स्मृति दिवस 9 जून को पड़ता है और मनीषा जी 9 जून ही को विदा हुए थे राज खोसला साहब। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राज खोसला साहब लुधियाना में जन्मे थे श्रोताओं। और राज खोसला साहब के बारे में एक बात हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि राज खोसला साहब शास्त्रीय संगीत में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की तालीम ली थी और उसके बाद लुधियाना से जब वो बम्बई चले आए तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में बतौर स्टाफ आर्टिस्ट यानी बतौर हमारे विभाग के कलाकार काम किया। फिर फिल्मों की तरफ रुख किया और जब वो फिल्मों में गए तो सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। सबसे पहले उन्हें देवानंद साहब ने खोजा था कि राज खोसला साहब में बहुत प्रतिभा है। जी हाँ, और गुरुदत्त साहब जो कि देवानंद साहब के बड़े ही गहरे दोस्त थे, जी। गुरुदत्त साहब को इन्होंने काफी सालों तक असिस्ट किया, साथ रहे उनके। प्यासा जब बन रही थी गुरुदत्त साहब इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जी। तो राज खोसला साहब ने बड़ा ही मौलिक सपोर्ट, यानी वो बतौर असिस्टेंट थे पर इतना जबरदस्त उन्होंने उन्हें मदद किया डायरेक्शन में कि देवानंद साहब ने जब अपनी फिल्म लॉन्च की CID, तो उसके डायरेक्शन का जो भार है, जो जिम्मा था, उन्होंने राज खोसला साहब को। और वहीदा जी का वो मशहूर गीत जो फिल्माया गया, देखिए वहीदा जी के टैलेंट को भी समझा था राज खोसला साहब ने और वहीदा जी से वो एक रोल जो करवाया था उन्होंने, थोड़ा सा नेगेटिव था वो रोल, लेकिन वहीदा जी क्या खूब लगी हैं। मुझे लगता है उस गीत की एक झलक तो हम सुनते चलिए अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इस गीत को सुनते ही वहीदा जी याद आती हैं और फिल्म CID याद आती है। राज खोसला साहब ने जिन फिल्मों का निर्माण किया या जिन फिल्मों का डायरेक्शन किया वो जुबली हिट रही है। चाहे वो मेरा गांव मेरा देश हो या दो रास्ते हो, कितनी ऐसी फिल्में हैं उनकी कि जो जुबली रही हैं। मुझे तो याद है कि बम्बई के ओपेरा हाउस में दो रास्ते सालों साल चली थी। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। जी, ऐसी सुपरहिट फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान फिल्मकार राज खोसला साहब की खास रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। अशोक जी, आइए उसे सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। नमस्कार, मैंने बचपन से संगीत की तालीम पाई है और मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी साइकिल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई, दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए वो गाना सुनिए।
एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बारिश में सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। एक बार फिर संगीत ने मेरा साथ दिया। बहुत अरसे की बात है, देवानंद के घर एक महफिल थी और मैंने कुछ गाने सुनाए। वो सुनकर बहुत खुश हुए और फौरन मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। कुछ बरसों बाद मैंने उन्हीं की कंपनी में एक फिल्म डायरेक्ट की, काला पानी, और उसी फिल्म में उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। अगले दिन उनका टेलीफोन आया कि राज, तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम मेरे एहसानमंद हो, लेकिन अब तो मैं तुम्हारा आभारी हो गया हूँ। बड़े जोश और खरोश के साथ कहा कि भाई एक नई कहानी ढूंढो और एक नई फिल्म बनाते हैं। उनकी रौनक, उनकी शौकी, वो हर वक्त नई उमंगे लेकर चलते हैं, जहाँ जाते हैं बाहर आ जाती है। इसीलिए उन्हें एवरग्रीन हीरो का खिताब मिला हुआ है। उनकी जवां मिजाजी और शौकी का अंदाज उन्हीं के एक गाने से सुनिए, आपको लगेगा कि देवानंद आपके सामने हैं। लीजिए, सुनिए भी और उन्हें देखिए भी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। फिल्मी दुनिया संगीत के ऊपर आधारित है और इसी दुनिया का सबसे अमर रागी के.एल. सहगल था। उसके जितने बड़े गवैये हैं फिल्म लाइन में, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आप कोई भी नाम लीजिए, सब सहगल के पुजारी थे। सहगल के पुजारियों में एक पुजारिन भी है, उसका नाम है लता मंगेशकर। जब सहगल साहब गुजरे तो लता जी उनके घर गईं और घर वालों से कहा कि कोई हमें उनकी निशानी अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने एक अंगूठी सहगल साहब की दी उन्हें, जो आज तक लता जी के पास है, और उस अंगूठी के बगैर लता जी कोई गाना नहीं गाती, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो मुंबई में हो। लता की एक बात मुझे और याद आई जो मेरे लिए एक कहानी की तरह है। मैं एक फिल्म बना रहा था, मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे
और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे ही लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो ज़रा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, क्या मुखड़ा क्या है, ज़रा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने, और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब और मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार है। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तुझे घर का रुख करेगा मेरा सारा साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा सारा साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। श्रोताओं, निर्माता निर्देशक राज खोसला साहब की आवाज हमने आपको सुनवाई, जिनकी रिकॉर्डिंग हम खास आपके लिए ढूंढ कर लाए थे आज के दिन। और अब हम एक ऐसी अभिनेत्री को याद कर रहे हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। 7 जून 1935 में लाहौर में जन्मी खुर्शीद अख्तर। ये किस नाम से जानी जाती हैं अशोक जी? ये हमारे श्रोता सभी जानते हैं जी। कि वो श्यामा नाम से जानी जाती थी। और उन्हें श्यामा नाम दिया था उस जमाने के मशहूर निर्देशक विजय भाई भट्ट जी ने। जी जी और, जी, जो प्रकाश पिक्चर्स के कर्ता धर्ता थे, जी, विजय भाई भट्ट। और इसके अलावा एक चीज और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि जो महान गायिका नूर जहां थी, उनके शौहर शौकत रिजवी साहब ने इनको पहल फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। और वो फिल्म थी जीनत 1945 में जो आई थी, और बाद में 1947 में रिलीज फिल्म मीराबाई में भी दिखी थी श्यामा जी। और फिर श्यामा जी एक ऐसी अभिनेत्री बनकर चमकी जिनके चेहरे में, जिनके जिस्म में, जिनकी पूरी शख्सियत में अभिनय भरा हुआ। आपको वो गीत याद आ रहा है फिल्म आर पार का? जी जी, उनका मुद्राभिनय जो होता है किसी गुरुदत्त नर्तक साहब की तरह। को क्या छेड़ रही है उस क्या गीत में। बात आइए उस गीत को सुनते हैं पहले, फिर हम रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे। खेलों में हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, खेलों में हारी पिया।
मैं जब इस गीत को सुनती हूँ ना अशोक जी, तो गीता दत्त जी की आवाज तो कानों में आती है और आंखों के सामने श्यामा जी चुलबुली सी वो गुरुदत्त जी को ड्राइव भी नहीं करने दे रही है कार में। और क्या एक्सप्रेशंस, क्या चेहरे में भाव है, वाह। तो इन्होंने उतना ही जीवंत इंटरव्यू विविध भारती को दिया था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो हमारे श्रोता वो इंटरव्यू सुनने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और यादें ताजा करते हैं। अभिनेत्री श्यामा से बातचीत की है ममता सिंह ने। श्यामा जी, बचपन की ओर चलते हैं आपके। हाँ जी। बताइए कि बचपन आपका कहाँ बीता और कैसा था आपका बचपन? मुझे याद है मैं 2 साल की थी जब मेरी मम्मी और डैडी और हमारी पूरी फैमिली यहाँ बॉम्बे आ गए और यहीं सेटल हो गए। मैं जब छोटी थी तो मुझे बड़ा शौक था पिक्चरों का जी। मैं बहुत पागल थी पिक्चरों की। हमारे घर के पास ही एक थिएटर था और मैं उस वक्त होंगी मेरा ख्याल है 7 या 8 साल की जी। तो जब पिक्चरें देखने जाती थी तो वहाँ जाके खड़ी हो जाती थी पर्दा खोल के। अच्छा। टिकट विकेट तो लेते नहीं थे क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। एक दिन स्कूल से सब लड़कियों ने प्लान किया कि चलो चलो आज शूटिंग है। मैंने कहा कहाँ शूटिंग है? तो कहने लगे दादर में श्री साउंड स्टूडियो है। तो मैंने कहा चलो 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 जाएंगे, चुपचाप जाके शूटिंग देखेंगे। और उस वक्त मेरी उम्र होगी मेरा ख्याल है 9 साल। तो हम शूटिंग देख रहे थे और नूरजहां की तो मैं फैन ही थी। तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, और दिल की मुराद पूरी हो गई। एक कोने में खड़े होके सब लड़कियां जी शूटिंग देखते रहे। शूटिंग देखते देखते उतने में शौकत हुसैन वो आए और सब लड़कियों को घूर घूर के देखने लगे। तो उन्होंने कहा अरे ओ लड़कियों, अच्छा काम करोगी? 1-2 लड़कियों ने, किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना। तो मैंने कहा भाईजान भाईजान मैं काम करूंगी, अरे वाह। मैं काम करूंगी। तो उन्होंने कहा अरे अरे तू क्या काम करेगी, तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम खुर्शीद अख्तर है। अच्छा एक काम करो, हमारे यहाँ कव्वाली है और उस कव्वाली में हम चाहते हैं कि तुम काम करो। तो मैंने कहा काम काम तो मुझे आता नहीं है। तो कहने लगे काम करो, तुम्हारा स्कूल जब ख़त्म हो जाए तुम शाम के वक्त 6 बजे यहाँ आके रिहर्सल किया करो। तो मैंने कहा रिहर्सल क्या होता है? तो कहने लगे कि रिहर्सल का मतलब ये है कि जब हमारी फिल्म बनेगी जी। और उसकी तुम प्रैक्टिस करोगी और लिप मोमेंट प्रॉपर दोगी तो उसका मतलब है रिहर्सल। तो मैंने कहा रिहर्सल के कितने मिलेंगे? अच्छा तो कहने लगे 10 रुपए। मैंने कहा 10 रुपए? कहने लगे हाँ। मैं रिहर्सल के लिए बैठ गई तो उसमें 10-12 और लड़कियां आ गईं और उसमें पता है कौन था? कौन थे? शशिकला। अरे वाह शशिकला से तो खैर अभी भी बातें होती है। जी जी। फिर रिहर्सल करने के बाद शूटिंग होने लगी। जी। आहे न भरी शिकवे न किए, आहे न भरी शिकवे न किए, आहे न भरी शिकवे न किए, कुछ भी ना जुबान से काम लिया, कुछ भी ना जुबान से काम लिया, कुछ भी ना जुबान से काम लिया। इस पर भी मोहब्बत छुप न सकी। जब तेरा किसी ने नाम लिया, जब तेरा किसी ने हाँ, जब तेरा किसी ने नाम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम
10-12 पिक्चरों में छोटी छोटी बच्ची का रोल किया। और उसके बाद एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर। जी। प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का। जी। तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है। और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर। और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई? जी। तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया। अच्छा, उस समय से और आपका मुझे नाम वो बदला। नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। गुरुदत्त जी के साथ आर पार में काम किया। जी। लोग कहते बड़ी खुशनसीब है तू। मैंने कहा वो कैसे? कहते गुरुदत्त जी जैसे। क्या कहना चाहिए, ही इज नॉट ओनली अ डायरेक्टर, ही वाज समथिंग। आई थिंक कि जिंदगी में इतना अच्छा डायरेक्टर और इतना अच्छा एक्टिंग सिखाने वाला, और स्पेशली गाने जो पिक्चराइज करते थे, वो इस तरह महसूस होता था कि जैसे कुछ नयापन है जी। जो कि आज मैं देखती हूँ। वो टेक्निक अब आ रही है। जी। जो गाने पिक्चराइज करते थे जी। और जो एक्टिंग करवाते थे, खुद करके दिखाते थे। और मुझे याद है वो गाना था, सुन 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 जालिमा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे। देखा कितना बेसुरा गाया। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, प्यार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। श्यामा जी, गुरुदत्त साहब के साथ कई फिल्में आपकी रही और आपने जिक्र भी किया कि बहुत कुछ वो पहले तय करके आते थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उनसे जुड़ी हुई कोई खास घटना आप बताना चाहती हैं? कोई खास याद गुरुदत्त जो जी के आपको आज बारे याद में आती तो एक पिक्चर थी मेरी, बहू रानी। जी। उसमें मेरा रोल पता कौन सा था? क्या था? वैम्प। अरे बाई जी। तो वो रोल में एक गाना था जिसमें मेरा डांसर का रोल था, और वो गाना भी बड़ा प्यारा था। लेकिन गुरुदत्त जी के साथ ज्यादा मौका नहीं मिला मुझे काम करने का,
इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी सालगिरह थी, तो मैंने गुरुदत्त जी को फ़ोन किया और कहा कि गुरु जी, अगर आप फ्री हो तो मेरे घर आप ज़रूर आइएगा जी। तो कहने लगे क्या है क्या? मैंने कहा सरप्राइज़ है। कहने लगे नहीं बताओ तुम क्या है। मैंने कहा मेरी सालगिरह है जी। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारी सालगिरह है? मैंने कहा हाँ। तो वो मेरी सालगिरह पे आए और अभी तक मेरे पास तस्वीरें हैं, उनकी यादें हैं जी। साथ बैठे, साथ खाया जी। और उसके बाद कुछ मेरा ख्याल है 1 महीने के बाद मुझे खबर आई कि गुरुदत्त जी इस दुनिया से चले गए हैं। वो शौक मुझे इतनी बुरी तरह लगा, मैंने कहा एक हमारा साथी चला गया है और मेरा दिल भर आता है। उनके बारे में आप लोग पूछते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों न हमसे आहे भरो, याद आ गई क्या करूं, बेखबर बस इतना बता, प्यार में जीऊं या मरूं, बेखबर बस इतना बता, प्यार में जीऊं या मरूं, जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरी प्यार की कसम, जा 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 बेवफा। मनीषा जी, आज हमारे सुनने वाले जो हैं बिल्कुल गदगद हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। इतनी स्टॉलवर्ट जो हमारे फिल्मी कलाकार रहे हैं, इतने बुलंद किरदार रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आपने सुनवाई, बड़ा ही अच्छा लगा। और जब इस कार्यक्रम में मैं आता हूँ और इस तरह की रिकॉर्डिंग होती है तो मुझे भी बहुत ही आनंद आता है। इस वक्त तो हम अपने श्रोताओं से इजाजत चाहेंगे, तो आप सभी को अशोक सुनावणे और मनीषा जैन का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।